स्वागत है आपका। बेंगलुरु टेस्ट मैच में भारत की करारी हार हुई है। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से बढ़त बनाई। 36 साल बाद भारत में न्यूजीलैंड जीता है। तो 36 साल बाद न्यूजीलैंड को भारत में ये जीत हासिल हुई है और 1-0 से ये बढ़त बनाई गई थी। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में 8 विकेट की हार झेलनी पड़ी है। टीम 36 साल के बाद कीवियों के खिलाफ अपने घर में हारी है। पिछली हार 1988 में वानखेड़े स्टेडियम में मिली थी। भारतीय टीम ने कीवियों को जीत के लिए 107 रन का टारगेट दिया था, जिसे मेहमान टीम ने रविवार को 2 विकेट खोकर हासिल किया। विल यंग 45 और रचिन रविंद्र 39 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले टीम इंडिया दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 और इंडिया ने 46 रन बनाए थे। भारतीय टीम होम ग्राउंड में लगातार 6 टेस्ट जीतने के बाद हारी है। टीम को पिछली हार हैदराबाद में 25 जनवरी 2024 में मिली थी। और चलिए अब हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं अधिक जानकारी के लिए। मनोज जी, इस मैच को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इतने सालों के बाद न्यूजीलैंड को भारत में जीत हासिल हुई है और भारत यहां पर नाकाम रहा अपनी जीत दर्ज कराने में। देखिए जी, इसकी बड़ी वजह यही है कि नई गेंद से हम लोग सामना नहीं कर पाए। अगर आप दोनों पारियों में देखेंगे तो पहली पारी में 15 रन में हमने 7 विकेट खो दिए। दूसरी पारी में हमने 54 रन में 7 विकेट खो दिए। ये जो नई गेंद थी ना, नई गेंद के दूसरी पारी में नई गेंद के आने से पहले सभी खिलाड़ी हमारे, चाहे रोहित शर्मा हो, उन्होंने खैर उन्होंने तो नई गेंद से ही हाफ सेंचुरी बनाई है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत ने 99 रन की पारी खेली, सरफराज ने 150 रन की पारी खेली। तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में अंदाजे बयान था भारतीय टीम का, बिल्कुल चैंपियन वाला अंदाज था, बाउंस बैक किया था भारतीय टीम ने। लेकिन 80 ओवर मुकम्मल होने के बाद जब नई गेंद आई तो उससे हमारी टीम जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और वहां उनके जो 3 तेज गेंदबाज हेनरी हैं, सऊदी हैं और राउर के एक नई सनसनी है, जिनको हमने पहले कभी फेस ही नहीं किया था। वो श्रीलंका के दौरे में जो वहां की जो स्पिन फ्रेंडली पिचों पर भी उन्होंने तेज गेंदबाजी से अच्छी खासी करामात दिखाई, अच्छा खासा उन्होंने क्षमता दिखाई अपने अंदर छिपी हुई, दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की क्षमता और ऊंची कदगाठी की उनकी जो ऊपर से जो हाई आर्म एक्शन है, उस तरह की गेंदबाजी से उन्होंने एक तरह से भारतीय बल्लेबाजी को जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया। हेनरी ने आगे का काम बखूबी निभाया। तो इस तरह से मैं यही कहूंगा कि एक ये सबक है भारतीय टीम के लिए, जो कम से कम नई गेंद को फेस करने में जो भारत ने को पसीने आए, या ये कहिए वही भारत की हार का बड़ा कारण बनी। क्योंकि दूसरी पारी में भारत 400 का स्कोर बना के भी हार गया, क्योंकि पहली पारी में 46 रन नहीं बन पाए थे। तो जो लोएस्ट स्कोर था भारत का अपनी जमीन पर। तो अब यही है कि अगला जो टेस्ट मैच होगा वहां पर हमें इन सब जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, खासकर नई गेंद को फेस करने के मामले में, और 3 तेज गेंदबाज हैं उनको फेस करने के मामले में हमें एहतियात बरतना होगा। बिल्कुल। और अगर मनोज जी यहाँ पर बात की जाए एक एक खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर, तो किस खिलाड़ी के प्रदर्शन से आप थोड़ा सा संतुष्ट नजर आए, किसको क्या काम करने की अभी जरूरत महसूस होगी? देखिए, जहां तक भारतीय टीम के बल्लेबाजों का सवाल है, अगर आप रोहित शर्मा देखें, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, अचानक वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए बहुत आगे निकल गए। वहां उनका थोड़ा अल्हड़पन, मैं कहूंगा, वो सामने आया, मैच्योरिटी की कमी दिखाई दी। उससे उन्हें अब जो है निजात पाना होगा। उसके अलावा अगर आप सरफराज देखें, बिल्कुल चैंपियन वाला अंदाज, स्क्वेयर खेले, सामने खेले ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता था सामने खेलेंगे तो फंसेंगे। तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली खेलने की। जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनकी शानदार फॉर्म है, उसको उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत शानदार पारियां खेली हैं भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी 2 हाफ सेंचुरी हैं बैक टू बैक, वो बड़ी काबिले तारीफ थी। तो उसके अलावा अगर आप ऋषभ पंत को देखें, जब उन्होंने वापसी की तो वापसी के बाद सेंचुरी बनाई। फिर उसके बाद अगले एक टेस्ट छोड़ के अगले टेस्ट में 99 रन की पारी खेली इसी मैच में। तो ये सब पॉजिटिव्स थे भारत के लिए। बस दिक्कत यही थी, जब नई गेंद आई तो वहां हमारी पारी जो है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उसी में पंत आउट हुए, उसी में सरफराज आउट हुए, और आलम यह था कि 54 रन में भारत ने 7 विकेट खो दिए। और उसके बाद जो लक्ष्य उनको मिलना चाहिए था, कम से कम पौने 200 रनों का या 200 रनों का, वो 107 रन तक ही सिमट गया। और आज के आधुनिक दौर में 107 रन का लक्ष्य
कोई बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाता। अब कहने के लिए हम कहते हैं जी 5वें दिन की जो विकेट होती है बड़ी मुश्किल होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन ये 5वें दिन की नहीं बल्कि चौथे दिन की विकेट थी, क्योंकि पहले दिन तो खेल ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और इसी के साथ सर अगर बात कर ली जाए तो देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो नई बॉल आई उसके बाद मैच जो है वो हाथों से निकलता चला गया, यानी कि ये मैच हमारे भारतीय खिलाड़ियों के लिए अनलकी साबित हुई और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के लिए लकी साबित हुई, क्योंकि उनकी पकड़ इस बॉल पर मजबूत देखी गई। एक एक खिलाड़ी की अगर वहां पर बात की जाए तो उसको लेकर किस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे इस पूरे मैच में जो प्रदर्शन उन्होंने दिखाया? देखिए, मैंने ये देखा है कुल मिलाकर, आपकी बात से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि श्रीलंका से जो भी टीम आती है खेलने के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अभी श्रीलंका में क्लीन स्वीप का शिकार हुई थी, श्रीलंका ने उनसे दोनों टेस्ट मैच जीते थे, यहां आते ही उन्होंने मैच जीता। ऐसे ही इंग्लैंड की टीम वहां उनको हराकर वहां श्रीलंका से खेलकर आई थी, यहां आते ही उसने चेन्नई में पहला टेस्ट मैच जीता। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेलने का तजुर्बा मिल जाता है उन्हें जब श्रीलंका में खेलने का, तो उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट की या भारतीय जो पिचें हैं बहुत अलग नहीं है, तो वो एक तरह से उनका अच्छा अभ्यास हो जाता है, पूर्वाभ्यास हो जाता है और यहां आकर सीरीज में वो झंडे गाड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद भारत को बाउंस बैक करना आता है। इंग्लैंड से हम हारे थे पहला टेस्ट मैच, उसके बाद हमने अगले 3 टेस्ट मैच जीते। अब यहां पर हम एक टेस्ट मैच हारे हैं, तो मेरा यकीन है कि अगर आप नई गेंद को, जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, उसको हम अच्छे तरीके से नहीं खेल पाए तो उसको हम अच्छे तरीके से खेलेंगे। तो इंडिविजुअली मैं यही कहूंगा कि जो जल्दबाजी के शिकार हुए, खासकर पहली पारी में देखें आप तो यशस्वी और विराट जो है शॉर्ट बॉल पर जिस तरह से आउट हुए, जिस तरह से 2 खिलाड़ी हमारे लेग साइड पर जडेजा को देखा हमने, वो बिल्कुल लेग साइड की गेंद पर आउट हुए। केएल राहुल इसी तरीके से आउट हुए। केएल राहुल वाकई टीम पर इस वक्त थोड़े से, मैं कहूंगा, सबसे बड़े खलनायक साबित हुए भारतीय टीम के, क्योंकि दूसरी पारी में अगर वो टिकते, रन बनते ना बनते वो एक अलग बात थी, लेकिन अगर वो क्रीज पे टिके रहते तो रन अपने आप आते और शायद ये लक्ष्य 250 या 200 रनों का होता, तो उस वक्त आप जीत के लिए भी जा सकते थे। तो बॉलर्स के पास अपनी एक लिमिटेशंस थी। अब बुमराह ने 2 विकेट जरूर चटकाए दूसरी पारी में, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर, उनको ये भी ध्यान में था कि 107 रन का ही लक्ष्य है, फील्ड को ज्यादा खोल नहीं सकते वो। तो एक लिमिटेशंस बॉलर्स जो है लिमिटेशन पे बन जाते हैं जब लक्ष्य ज्यादा नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। और शुरुआती सत्र में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपने स्विंग से कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन आज का जो दिन था वो उनके साथ नहीं था, क्योंकि बल्ले का किनारा लगकर चौके आते रहे और किस्मत ने भारतीय गेंदबाजों का साथ नहीं दिया। जी हाँ, कह सकते हैं आप बिल्कुल, क्योंकि अब टॉम लाथम और जिस तरह से इन स्विंगर गेंद पर आउट हुए, कॉनवे जिस तरह से आउट हुए, एक एंगल देती हुई गेंद थी, अवे स्विंग थी, उस पर वो आउट हुए। तो ये स्थिति, अगर आपके पास बल्ले में आपके जेब में 200 रन होते, 200 रनों की बढ़त होती भारत की, तो भारत ऑल आउट भी जा सकता था, मैच को जीत भी सकता था। लेकिन यही है कि कुल मिलाकर एजेस वगैरह लगे, क्योंकि आज के दौर में अब विकेट भी 5वें दिन की नहीं थी, कहने के लिए 5वां दिन था, लेकिन पहले दिन खेल नहीं हुआ, तो विकेट ने भी वो रंग नहीं दिखाया जो अमूमन 5वें दिन गेंद विकेट पर अपना रंग दिखाती है। स्पिनर्स अपना रंग दिखाते हैं, यहाँ 100-125 रन बनाना मुश्किल हो जाता है कई बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उनको जो एक अच्छा अभ्यास मिल गया ना श्रीलंका में, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अब भारत को बस यही देखना है कि नई गेंद से कैसे फेस करना है, और उसके अलावा जो हमारी गेंदबाजी है, जिस तरह से उनके टेल में सऊदी ने बहुत रन बनाए, कई छक्के लगाए उन्होंने, एक तरह तो उनका भी कोलैप्स हो गया था बीच में, लेकिन सऊदी और सचिन रविंद्र ने गेम को संभाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो उन्होंने बाउंस बैक किया, हम बाउंस बैक नहीं कर पाए। बस अब ये है कि अब हम अगले टेस्ट मैच में बाउंस बैक जरूर करेंगे, क्योंकि WTC का फाइनल हमें खेलना है और श्रीलंका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उनके पास कामिंदु मेंडिस जैसे कई और प्रभत जयसूर्या जैसे कई अच्छे खिलाड़ी आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भारत को अब एक एक मैच, क्योंकि अब एक हार तो हो गई, लेकिन दूसरी हार हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें WTC का जो है अगला मुकाबला, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मुकाबला जो है वो खेलना है ऑस्ट्रेलिया से। 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना वो एक मुश्किल रहा होगी। तो उससे पहले अगर आप बाकी के 2 मैच जीतें, बाउंस बैक करें, तो आप काफी सुरक्षित स्थिति में पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज जी, अगर बात की जाए तो पहली पारी में जो कम स्कोर रहा उसका भी भारत को अच्छा खासा खामियाजा जो है वो मिला है। अगर बात करें अब 24 अक्टूबर से पुणे में खेले जाने वाले मैच को लेकर, तो इस मैच की रणनीति को लेकर क्या कुछ सजेस्ट आप करेंगे, किस तरीके की रणनीति जो है 24 अक्टूबर को होनी चाहिए?
देखिए, मैं समझता हूँ स्पोर्टिंग विकेट तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्पोर्टिंग विकेट बनेंगी तो बड़ा मुश्किल होगी। एजाज पटेल ठीक है, उनके स्पिनर हैं और उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पिछले दौरे में 10 के 10 विकेट चटकाए थे, जहां भी वो कामयाब हुए। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके हेनरी, राउर के और टिम साउदी, उनकी तुलना में स्पिनर्स को खेलना थोड़ा बेहतर रहेगा। स्पिन फ्रेंडली विकेट पर आप उनके जो बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर है, उसको आप छका सकते हैं, उनको आउट कर सकते हैं। तो टॉम लॉथम और अब केन विलियमसन भी हो सकता है अगले मैच में फिट होकर लौट आए, क्योंकि पहले मैच में तो वो फिट नहीं थे, तो एहतियात के तौर पर उनको बाहर बिठाया गया था। केन विलियमसन के बिना उन्होंने मैच जीता। तो पुणे में तो मेरे ख्याल से यही स्ट्रेटेजी, अगले मैच में यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम की, कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो, स्पिनर्स पर भरोसा किया जाए और तेज गेंदबाजी। ऐसा नहीं है कि हम कोई बुमराह पर कोई सवाल उठा रहे हैं, बुमराह बेहतरीन गेंदबाज हैं हमारे। सिराज उतने कामयाब नहीं हुए। मैं समझता हूँ आकाशदीप शायद सीम कंडीशन में, इंडियन कंडीशंस में सीम बॉलिंग में ज्यादा बेहतर विकल्प हैं मोहम्मद सिराज की तुलना में। तो अब यहाँ पर यही है कि भारत स्पिनर्स पर ज्यादा कंसंट्रेट करे, क्योंकि स्पिनर्स को खेलना न्यूजीलैंड के लिए हमेशा मुश्किल रहा है, और जितने भी दौरे उन्होंने यहाँ पर किए हैं उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, जैसा आपने शुरू में बताया कि कितना लंबे अरसे के बाद न्यूजीलैंड भारत में कोई मैच जीत पाया है। बिल्कुल। और मनोज जी, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, अब अगला जो मैच होना है उसमें सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर किसी से रखी जाए तो किससे आप उम्मीद रखना चाहेंगे, और कौन है जो उम्मीदों पर कायम नजर आएंगे? क्या इस बार जो बॉल को लेकर एक इशू आप बता रहे हैं कि बॉल पर पकड़ नहीं बन पाई, यह खामियाजा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ आगे करना चाहिए? देखिए, रही बात आपके इस सवाल के पहले हिस्से की, तो उसमें तो मैं तो कहूंगा प्लेयर्स में रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव, ये तीनों टीम में बने रहने चाहिए और तीनों पर भरोसा कीजिए। विकेट स्पिन फ्रेंडली बनाइए, उतना भारत के लिए अच्छा रहेगा। और रही बात आपके दूसरे सवाल की कि जो बल्लेबाजी है हमारी, जो ग्रे एरियाज हैं उन पर हमें काम करना होगा। नई गेंद पर जिस तरह से हमने विकेट खोए हैं दोनों पारियों में, उसमें अगर गेंद थोड़ी सी रुक कर आएगी तो भारत के लिए उतना एडवांटेज रहेगा, क्योंकि भारत स्लो पिच पर बेहतर खेलता है और जो तेज गेंदबाजी उनकी है इस समय दुनिया में एक अलग मुकाम पर है, खासकर राउरके के आने, विलियम राउरके के टीम में आने से। तो वो भारत को एक सहारा मिलेगा। मतलब अगर उनके सामने अगर आप टिक कर खेलते हैं या स्कोरिंग स्ट्रोक भी लगाते हैं, क्योंकि नई गेंद से स्कोरिंग स्ट्रोक खेले जा सकते हैं, बस पिच का मिजाज थोड़ा सा बदलना होगा और वो भारत उस चीज में सक्षम है। भारत लगातार 17-18 सीरीज जो जीता है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी सीरीज हम नहीं हारेंगे। ये मैच की हार कई तरह के हमारे लिए सबक देकर जाने वाली है और अगले मैच में अब पिच का मिजाज बदलेगा, किस्मत भी बदलेगी। बिल्कुल। और अगर इसी के साथ अगर बात की जाए मनोज जी, तो देखिए, इतने सालों के बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। काफी सालों का गैप जो है वो बताया जा रहा है इस जीत में, 36 साल बाद। जी हाँ, बिल्कुल लंबे समय के बाद उन्होंने जीत दर्ज की है। और जो पिछला मैच में जो जीत दर्ज की थी उन्होंने 1988 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, तब मैं उस मैच का साक्षी था, मैंने वो मैच कवर किया था। और उस मैच में रिचर्ड हैडली खेले थे, दिलीप वेंगसरकर टीम की कप्तानी कर रहे थे। तो वहां पर हम एक मैच हारे थे और उसके बाद हमने कभी कोई मैच हम यहाँ हारे नहीं, सीरीज हम लगातार जीतते रहे। और तो और यही बदस्तूर स्थिति भारत की जब न्यूजीलैंड के दौरे पर जाती है भारतीय क्रिकेट टीम, तो यही स्थिति भारत की भी होती है जो न्यूजीलैंड की थी, क्योंकि वहां पर भी जो तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर स्विंग को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और भारतीय टीम वहां पर न्यूजीलैंड में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही 2013-14 में जो है एक सीरीज जीती थी और गौतम गंभीर भी उस टीम के सदस्य थे, वहां उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी लगाई थी। तो ये है कि दोनों ही टीमें अपने घर में बहुत सिद्धस्त हैं, लेकिन मजा तब आता है जब आप अपोनेंट के घर में जाके कोई मैच जीतते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी भारत में जीतना बहुत बड़ी चुनौती रहा है और भारत के लिए भी न्यूजीलैंड में जाकर मैच जीतना बहुत बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एशियन सब कॉन्टिनेंट की टीमें न्यूजीलैंड में जाकर मैच जीतने लगी हैं, जैसे कि बांग्लादेश ने पीछे न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था। तो ऐसा मुमकिन आगे भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम अगले मैच की बात कर रहे हैं, तो अगले मैच में स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस निश्चित तौर पर भारत को रास आएंगी। और जो पहला मैच जो आप श्रीलंका से में खेलकर आने के बाद यहाँ जब जीतते हैं मुकाबला, आपका मनोबल जरूर बढ़ता है, लेकिन भारत उससे ज्यादा अच्छी तैयारी करते हैं, जैसा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हुआ। और वही मैं देख रहा हूं अगले मैच में भारतीय टीम के साथ भी होगा, क्योंकि पैचेज में भारतीय टीम ने अच्छा संघर्ष किया। और आप देखिए कि चौथे दिन
कि समाप्ति पर जब बैड लाइट हो गई थी, तो बैड लाइट पर भारतीय खिलाड़ी अंपायर से बातचीत कर रहे थे, अपने तर्क रख रहे थे कि हम स्पिनर्स को गेंदबाजी कराने के लिए तैयार हैं। इतनी खराब रोशनी नहीं है। वो बात अलग है कि बाद में बारिश हो गई और खेल धुल गया। लेकिन आप देखिए कि 107 रन के लक्ष्य के बावजूद भारत ने हिम्मत नहीं हारी। भारत ने 46 रन पर आउट होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। 400 का स्कोर बनाया भारत ने। तो इसका मतलब है कि भारतीय टीम चैंपियन की तरह खेलना जानती है, बाउंस बैक करना जानती है। लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि ऐसी दिक्कत हमें बांग्लादेश के खिलाफ भी आई थी। बांग्लादेश के खिलाफ जो है अश्विन और जडेजा ने हमें बचा लिया था। एक ने सेंचुरी बनाकर और एक ने हाफ सेंचुरी बनाकर। लेकिन यहां पर अश्विन जडेजा का बल्ला भी नहीं चला, इसलिए नतीजतन हम 46 रन पर उखड़ गए। तो वहीं से हमारे पतन की कहानी शुरू हो गई इस मैच में। लेकिन मुझे लगता है बाउंस बैक होगा और भारतीय टीम जरूर जीतेगी अगले मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने बताया और अश्विन का यहाँ पर नाम लिया, तो देखा जाए तो 13 ओवर के बाद रोहित शर्मा स्पिन अटैक पर लेकर आए और उसके बाद जडेजा और अश्विनी की जोड़ी को लेकर काफी उम्मीदें थी कि ये जोड़ी कुछ कमाल कर सकती है। लेकिन लक्ष्य ज्यादा नहीं था ना। दिक्कत यह है, कमाल कर सकती है वो तो अच्छी बात है, आपने सही बात कही, लेकिन लक्ष्य कम से कम 200 रनों का होना चाहिए था। लक्ष्य 107 रनों का था और आज के दौर में 107 रन बनाना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। इसको आप बहुत सहजता के साथ टीमें बनाती हैं। बेशक हम कितने भी आंकड़े गिनाते रहें कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत कई मौकों पर पिछले 4-5 साल में 100 रन भी नहीं बना पाई है। लेकिन अब उन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कंडीशंस अलग होती हैं, ये कंडीशंस अलग है। हर कोई जीतने के लिए आता है, हारने के लिए कोई नहीं आता। 107 रन का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। बेशक इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही हो। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथे दिन का खेल था टेक्निकली, क्योंकि पहले दिन का खेल ही नहीं हुआ था। पिच के मिजाज में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। वो तो नई गेंद ने थोड़ी सा अपना कलाकारी दिखाई जिससे भारतीय बल्लेबाजी जो है वो ध्वस्त हो गई लेकिन बाद के दौर में। लेकिन उसके बाद तब के बल्लेबाजी जहां विराट कोहली ने या ये कहिए ऋषभ पंत ने या सरफराज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, पिच का मिजाज उतना नहीं बदला और उसी का नतीजा था कि न्यूजीलैंड ने बहुत सहजता के साथ 2 विकेट खोने के बावजूद लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जो जानकारी है ये साझा करने के लिए और विस्तार से इस पूरे मैच पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता अब आगे, बात दिल्ली की